Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेस की यूट्यूब पर जुड़े हुए तमाम विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले मैंने भारत के भूगोल की भौतिक संरचनाएं जो अध्ययन करवाई है उससे रिलेटेड मैं आज तीसरा टॉपिक लेके आपके समक्ष हूं। तो देखिएगा, तीसरे टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत इससे पहले मैंने जब पर्वतीय प्रदेश पढ़ाए थे तो पर्वतीय प्रदेशों को अपन ने दो भागों में विभक्त करके पढ़ा था, एक उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश और एक दक्षिणतम पर्वतीय प्रदेश। उसमें अपन ने अरावली को पढ़ लिया था, विंध्याचल को पढ़ लिया था और हिमालय को भी पढ़ लिया था। अब देखिएगा, दक्षिणतम प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है ये भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार माना जाता है और आर्कियन काल की चट्टानों से इसका जो निर्माण हुआ है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो ये इसका जो निर्माण माना जाता है वो आर्कियन काल की चट्टान से माना जाता है। आर्कियन काल की चट्टान से इसका निर्माण माना जाता है, यानी कि इसकी जो मान्यता प्राप्त यानी कि जो मुख्यतः रूप से इसका जो निर्माण माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार का वो माना जाता है आर्कियन पठार से। और इसका उत्तरी भाग है वो मुख्यतः समुद्री के क्षेत्र में डूबा हुआ कहीं मिल सकता है आपको। वैसे कोई समुद्री क्षेत्र में डूबा हुआ नहीं है, लेकिन काफी कर अगर देखें तो ज्वार और भाटा के समय ये क्षेत्र है वो डूब सकते हैं, यानी कि मैदानों में पानी आ सकता है। इन पठारों में पानी आने की संभावना मुख्यतः रूप से रहती है। बाकी अगर विवर्तनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, शांत है। अगर इसे विवर्तनिक यानी कि आप एक फैक्ट ये भी लिख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल की दृष्टि से देखा जाए तो ये है वो समुद्र में डूबा हुआ कहीं आपको नहीं मिलेगा, समुद्र में डूबे हुए नहीं है। और दूसरे की अगर अपन बात करें तो मुख्यतः रूप से देखा जाए तो ये है वो एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में अपन ये भी कह सकते हैं कि विवर्तनिक दृष्टि से अगर इसकी अपन बात करें, विवर्तनिकी का मतलब होता है जब कोई दो प्लेटें आपस में टकरा कर तीसरी का निर्माण कर देती है, या फिर अपन विवर्तनिक दृष्टि से कह सकते हैं कोई प्राकृतिक भूसंचलन होता है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से भूमि का जो हलचल होती है, आंतरिक हलचल होती है, उसे अपन कहते हैं विवर्तनिक। ठीक है ना, विवर्तनिकी। तो विवर्तनिकी दृष्टि से ये क्या है, विवर्तनिकी दृष्टि से शांत है। विवर्तनिकी दृष्टि से क्या है, ये शांत प्रदेश है, यानी कि इसमें भूकंप की कोई संभावना नहीं रहती है। अगर आप देखते हैं तो कई ऐसे प्रदेश या घाटी प्रदेश पाए जाते हैं जहां पर भूकंपों की सर्वाधिक क्षमताएं झेलनी पड़ती है, सर्वाधिक हानियां झेलनी पड़ती है, अभ्रंश घाटियों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की है वो ये सभ्यता नहीं है। देखिए, अरावली और कैमूर है और राजमहल है आदि क्षेत्रों में ये क्या है, शिलांग की पहाड़ियां है आदि क्षेत्रों में ये पठार है वो विचरित मिलता है। मुख्यतः रूप से आपको कई दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये दक्षिणी शोर इसका है वो कन्याकुमारी से लगाकर, उत्तरी शोर है वो अपने अरावली प्रदेश राजस्थान में जो बहती है, दिल्ली से लगा करके जो अहमदाबाद की मुख्यतः भूमि अरावली प्रदेश है वहां तक इसका जो क्षेत्र है वो अपने को देखा जा सकता है। इस तरह से अगर ये देखे तो ये मुख्यतः रूप से अगर अपन अफ्रीका की बात करें तो जब भारत और दक्षिणतम प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि अपना जो भारत है, भारत जब अफ्रीका अलग हुए थे उस समय के अवशेष अफ्रीका में भी पाए जाते, इस प्रकार के है वो अफ्रीका में भी पाए जा सकते हैं। और मुख्यतः रूप से अगर अपन देखें तो नर्मदा और ताप्ती घाटियों के बीच में जो छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं, छोटे छोटे दो आसमान मैदान पाए जाते हैं, इन्हीं मैदान को अपन क्या कहते हैं, दक्षिणतम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और उत्तरी भाग की अगर अपन बात करें तो उत्तरी भाग में ये मालवा के पठार में पाया जाता है और दक्षिणी भाग में इसे दक्कन ट्रैप भी कह सकते हैं अपन। दक्कन ट्रैप जब अपन दक्कन ट्रैप के बारे में आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से पठार की अपन बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये रहेगी कि ये लावा से निर्मित है, यानी कि जो दक्षिणतम प्रायद्वीपीय पठार है वो लावा से निर्मित है। इसी प्रकार से अपन देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन किस प्रकार से करेंगे, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो विभाजन होगा, देखिए प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन अपन करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार में सर्वप्रथम अपन जो महत्वपूर्ण लेते हैं वो आता है अरावली का प्रदेश। एक अपन भाग लेते हैं इसका, जब अपन इसका विभाजन करेंगे पठार का विभाजन। अब देखिए, पठार का अगर विभाजन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, पहला जो इसका प्रकार अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरावली पर्वत। क्या पढ़ेंगे, अरावली
पर्वत पड़ेंगे। दूसरे की अगर अपन बात करें तो जैसे 2-3 पठार होंगे, उन पठारों को एक ही साथ में पढ़ेंगे। जैसे मध्यवर्ती उच्च भूमि को पढ़ेंगे, इसमें मालवा का पठार आएगा और बुंदेलखंड का पठार आएगा, या विंध्य पर्वत श्रेणी भी आ जाएगी। तो देखिएगा मध्यवर्ती उच्च भाग आ जाएगा, मध्यवर्ती उच्च भाग या भूमि भाग, जिसे आप जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं। तीसरे की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन अलग अलग भागों को डिवाइड करेंगे। 3-4 भागों में अपन 3 भागों में पठारों को पढ़ेंगे। मालवा का पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे और विंध्य के पर्वत श्रेणी का पठार पढ़ेंगे। अगर दक्कन के ट्रैप की बात करें या दक्कन के पठार की बात करें तो दक्कन का पठार यानी कि महाराष्ट्र का पठार इसमें आएगा, तेलंगाना का पठार आएगा और कर्नाटक का पठार आएगा। उसे अपन क्या कहेंगे? दक्कन का पठार कहेंगे, दक्कन का पठार। अब देखिए इस पठार के अंतर्गत अपन 3 पठारों को पढ़ेंगे, जिसमें महाराष्ट्र या फिर अपन दक्कन का ट्रैप कह सकते हैं, दक्कन का पठार कह सकते हैं, तेलंगाना का पठार इसमें पढ़ेंगे और कर्नाटक का भी पठार इसमें पढ़ेंगे। और अगर चौथे की बात करें तो इसमें अपन चौथे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पूर्व का पठार या पूर्वी का पठार। पूर्वी के पठार में भी छोटे छोटे पठारों को अपन विभक्त करेंगे। पूर्वी पठार में बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा, हादीगढ़ का जो छत्तीसगढ़ का भी पठार आ जाएगा, और इसके अलावा दंडग्राणे का भी पठार इसमें अपन पढ़ेंगे। और छोटा नागपुर का पठार भी पूर्वी पठार में आ जाएगा, यानी कि मध्यवर्ती उच्च भाग के अलावा इसमें भी जिस प्रकार से अपन मध्यवर्ती के 3-4 भागों को पढ़ेंगे, उस प्रकार से पूर्वी पठार को भी 3-4 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। अगर अपन बात करें पूर्वी घाट प्रदेश, तो दक्षिणतम पठार में ही हम इसका अध्ययन 2 और श्रेणियां बच जाती है, जिसमें अपन पूर्वी घाट पर्वत कहेंगे और या फिर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहेंगे। तो देखिएगा पूर्वी घाट पर्वत, और या फिर अपन एक और अध्ययन करेंगे जिसे अपन कहेंगे पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रेणी। अब देखिएगा पर्वतीय इन 4-5 भागों को जिसमें अपन डिवाइड करेंगे, 6 भागों में अपन ने इसको विभाजित किया है। इस 6-7 भागों को अपन मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं, संख्या का मिस्टेक हो गई, 5, 6 और 4 और 5 और ये 6। इन 6 के बारे में अपन अलग अलग रूप से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से है वो अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए देखने की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर्यटन दृष्टि से भी ये खूबसूरत स्थान माने जाते हैं, जहां पर अपने को पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वतों में कई प्रकार के मुख्य रूप से अगर अपन देखेंगे तो द्वीप भी एक भारत की अगर मुख्य रूप से दृष्टि से देखें तो पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन अगर पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात करें तो ये लाभान्वित भी है, भारत को लाभान्वित भी करता है, यानी कि जो सीमाएं जो भी है, जो भारत की पश्चिमी और दक्षिणी तरफ सीमाएं हैं, उनमें मार्ग बनाने का, यानी कि मुख्य रूप से अगर जहां पर मार्ग है, किस प्रकार के मार्ग है, संकरे मार्ग है, घाट है, दर्रे हैं आदि, इसमें अपन पढ़ेंगे, जो पश्चिमी और पूर्वी घाट के पर्वत श्रेणियों में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम अपन पढ़ते हैं अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत को जो राजस्थान के अंदर विस्तृत मिलेगी और दिल्ली से लगा करके अहमदाबाद की जो मध्य की जो पर्वतीय श्रेणी है उसे अपन अरावली पर्वत प्रदेश कहते हैं। देखिए ये अवस्थित जो पर्वत है ये एक अवशिष्ट पर्वत है, और इस वह सबसे देखे तो राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम मोड़ पर्वतों में से एक है, यानी कि सबसे प्राचीन पर्वत इसी श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 1100 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 1100 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली टू अहमदाबाद के मध्य पाया जाता है। दिल्ली टू अहमदाबाद के मध्य पाया जाता है। अगर इसकी अपन राजस्थान की दृष्टि से विस्तृत अध्ययन करेंगे, जब मैं राजस्थान का भूगोल पढ़ाऊंगा तो अरावली पर्वत को विस्तृत अध्ययन मुख्य रूप से अपन इसको पढ़ेंगे। अब देखिए ये मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है, दिशाएं अगर आपको पूछ ले तो, और इसकी जो ऊंची जो श्रेणी है, सर्वाधिक जो ऊंची श्रेणी है वो क्या है? गुरु शिखर है, जो आप सभी जानते हैं, जो 1127 के आसपास की जो 722-21 किलोमीटर के आसपास की इसकी क्या है? ऊंचाई है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो वो आता है मध्यवर्ती उच्च भाग। मध्यवर्ती पूर्वीय जो प्रदेश आते हैं जिसमें अपन बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे और विंध्याचल की पर्वत पढ़ेंगे और मालवा का पठार भी पढ़ेंगे। तो देखिएगा अगला जो दूसरा होता है वो है मध्यवर्ती उच्च भाग या भूमि भाग, ठीक है ना? मध्यवर्ती उच्च भाग, इसको अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया। तो सर्वप्रथम जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मालवा के पठार को। अब देखिए मध्यवर्ती जो उच्च भाग है
उसमें उच्च भूमि या उच्च भाग है, उसमें देखिएगा मालवा के पठार के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मालवा का पठार, देखिए मालवा का पठार किस प्रकार से महत्वपूर्ण है मालवा का पठार। तो सर्वप्रथम देखिए मालवा के पठार की अगर बात करें तो ये नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के मध्य, नर्मदा ताप्ती और विंध्याचल पर्वत के मध्य का उत्तरी का जो फैला हुआ भाग है, उत्तर की दिशा में जो फैला हुआ भाग है, अगर इसकी अपन बात करें तो 800 मीटर औसतन ऊंचाई में पाया जाता है। 800 मीटर इसकी क्या है औसतन ऊंचाई है वो पाई जाती है। और अगर इसकी अपन निर्मित की श्रेणियों की बात करें तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ, किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ क्षेत्र है। यानी कि ये मुख्यतः रूप से किससे बना हुआ, ग्रेनाइट से या कठोर चट्टानों से भी कई जगह लिखा हुआ आपको मिलेगा। और यहाँ की अगर मिट्टियों की बात करें तो लावा निर्मित मिट्टी भी पाई जाती है। जो ये मालवा का पठार है वो लावा निर्मित है, यानी कि लावा की मिट्टियों से निर्मित है। और यहाँ पर जो बहने वाली नदियों की अगर अपन बात करें तो सर्वप्रथम यही पूछा जाता है कि मालवा के पठार में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो बनास है, चंबल है, सिंध है और माही है। ये जो नदियां है वो इसके अंदर बहती है। माही, चंबल, बनास और बेतना, ठीक है ना, 4-5 नदियां इसके अंदर बहती है। माही, चंबल, बनास, बेतना और एक और नदी है जिसे अपन चंबल सिंध हो गई, हाँ एक सिंध नदी और है। 5 नदियां इसके अंदर बहती है। अकेली 5 नदियां ही नहीं, 5 नदियों का जल की अगर चर्चा नहीं कर सकते इसमें, माही की जितनी भी सहायक नदियां होगी वो इस माही के अंतर्गत आ गई। चंबल की जो सहायक नदियां हो गई वो चंबल के अंतर्गत आएगी। बनास की जो सहायक नदियां होगी वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। और बेतना की जो सहायक नदियां होगी वो बेतना के अंतर्गत आती है। और सिंध की जो सहायक नदियां होती है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। अगला है बुंदेलखंड का पठार, यानी कि इसका एक और उपभाग है वो है बुंदेलखंड का पठार। अब देखिए बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार मुख्य रूप से देखिए बुंदेलखंड का पठार है वो किस मालवा का जो पठार है अपना, मालवा के, ध्यान रखना, मालवा के पठार से पूर्व में स्थित है। देखिए बुंदेलखंड का जो पठार है वो मालवा के पूर्व में स्थित है। कहां पर है, मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है। कहां पर स्थित है, मालवा पठार के पूर्व में स्थित है। देखिए अगर इसकी बात करें तो इसकी जो स्थलाकृति है वो नीच के आकार की पाई जाती है। यानी कि जो स्थलाकृतियां इससे जो बनी है वो नीच तथा क्वार्टरटाइन के जो क्वार्टरजाइट होता है इनकी तरह बनी होती है। इसके गहरे अपर्दन या गहन अपर्दन, मिट्टी जो अपर्दन होता है उनके जो विकसित हुई है इनके द्वारा ही विकसित मानी जाती है। और इसमें जो महाखंड बने हैं, एक चंबल नदी के बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, महाखंड बने हुए, यानी कि चंबल नदी इसमें सर्वाधिक क्या करती है, महाखंडों का निर्माण करती है। और महाखंडों को इस प्रदेश में उत्खान भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्खान भूमि कहते हैं। इसके द्वारा जो भूमि का निर्माण किया जाता है वो एक शब्दावली की दृष्टि से आपको पूछा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उत्खान भूमि प्रदेश कहते हैं। जब कोई उत्खान भूमि प्रदेश, देखिए उत्खान भूमि प्रदेश, अब जब ये चंबल नदी यहाँ पर बड़े बड़े खड्डों का निर्माण कर देती है तो उसके बाद में इसको स्थानीय भाषा में, इस प्रदेश की भाषा में, यहाँ के लोगों की बोली में या बोलचाल की भाषा में उत्खान भूमि प्रदेश कहते हैं। बेलन ट्रेपरली कहते हैं, ठीक है ना। और अगले अगर तीसरे की अपन बात करते हैं तो वो आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अपन किसको पढ़ेंगे, तीसरे में जो मुख्य रूप होता है वो होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो 1200 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, लंबाई है। और इस श्रृंखला का सर्वाधिक जो मर्दा अपर्दन होता है, भारी अपर्दन हो चुका है, क्योंकि इसकी जो मुख्य ऊंचाई थी वो ऊंचाई के रूप में जो नदियां गिरती थी, इस पर्वत से जो नदियां निकली है उस नदियों ने है वो यहाँ की जो उपजाऊ भूमि है वो या तो राजस्थान की ओर ले आए या फिर उस तरफ दूसरी तरफ ले गए। यानी कि एक तरफ राजस्थान में आती है नदियां, जो भी नदियां यहाँ की बहती है वो सारी की सारी नदियां यहाँ से अपना है वो जल लेकर के आती है। तो इसी कारण से ये है वो
विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो क्या हो गई है, धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, यानी कि इसका है वो भारी मात्रा में क्या हो चुका है, अपर्दन हो चुका है। अगर इसकी अपन ऊंचाई की बात करें तो कहीं 500 भी मिलती है और कहीं 700 भी मिलती है। तो इसका जो औसतन ऊंचाई मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, 500 मीटर टू 700 मीटर तक इसकी क्या मिलती है, औसतन ऊंचाई आपको मिलेगी। ध्यान रखना ये एवरेज है इसका, इसकी ऊंचाई का क्या है, एवरेज है। इससे ज्यादा आपको कहीं 700-800 से भी बाहर भी मिल सकती है, लेकिन मुख्यतः रूप से अपन औसत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए परंतु यहाँ पर अगर एक अपन बात करें तो ये पूर्वी भाग का जो पूर्वी भाग है वहां पर अगर अपन बात करें तो पूर्वी भाग पर लावा नहीं है, पूरे पूर्व क्षेत्र पर लावा नहीं मिलता, लेकिन पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें अपन लावा देख सकते हैं, जैसे वार्नेर की श्रेणी में है, या पूर्व को अपन कैमूर की श्रेणी से विभाजित करेंगे। अब इस प्रकार से अपना है वो बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या होती है, समापन की ओर होती है। तो देखिएगा अगला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तीसरा मुख्य भाग जो है दक्कन का पठार। इसका जो तीसरा मुख्य उपभाग है उसका नाम अपन ने दिया था दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। अब देखिए दक्कन के पठार के अंतर्गत अपन मुख्य जो इसके 3 प्रदेश है उसको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए ये ताप्ती जो नदी है उसके दक्षिणीतम भाग में स्थित है, यानी कि जो दक्कन का पठार है वो इस जो ताप्ती नदी बहती है उस ताप्ती नदी के मुख्यतम किसकी, ताप्ती नदी के किस ओर है, दक्षिण की ओर स्थित फैला हुआ जो भी विस्तृत क्षेत्र है। और उससे अगर अपन इसकी बात करें तो उत्तर और पश्चिम में ये उत्तर और पश्चिम में इसके सतपुड़ा पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी है, इसके उत्तर में विंध्याचल पहाड़ी है जो अपन ने अभी पिछले श्रेणी में पढ़ी ली है। अगर अपन बात करें तो विंध्याचल जो इसका है और जो आ जाता है, अगर अपन बात करते हैं तो वो आ जाता है उत्तर पश्चिम में। और अगर इसकी अपन केवल उत्तर में बात करें तो महादेव की पहाड़ी आ जाती है, और पूर्वी जो घाटी है, जो पूर्व में जो पूर्वी घाटी है और एशिया में सबसे बड़ी जो घाटियां 2 है, जो अपनी पूर्वी और पश्चिमी घाटियां जो है वो इसके पश्चिम में और पूर्वी नदियों में जो पर्वतीय श्रेणियों के रूप में विस्तृत पाई जाती है। अब देखिए इसकी एक और अपन बात करें तो ये क्रेटिसियस देखिए क्रेटिसियस के अंतर्गत या फिर क्रेटेशियस जो पूर्वी टर्टरी काल का जो है, जैसे अपन पूर्वी टर्टरी काल भी कहते हैं, इस दोनों कालों के अंतर्गत इसके जो ज्वालामुखी फटे थे, ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ था उनसे जो लावा निकला था, ये जो मुख्य रूप से बनता है वो किससे बना हुआ है, बेसिक लावा से बना हुआ पठार है। यानी कि जो क्रेटिसियस और ट्रेसियर काल के जो ज्वालामुखी उद्गार हुए थे या उत्पन्न हुए थे, उन ज्वालामुखी से ये क्या बना हुआ है, उनके ज्वालामुखी से जो भी लावा मिट्टियां निकली है उन मिट्टियों से इसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इसी कारण यहाँ की जो पठार की जो मुख्य रूप से नदियां हैं वो है वो उपजाऊ रूप में मैदानों के क्षेत्र को विस्तृत करती है। यानी कि जो यहाँ का जो क्षेत्र मिलेगा, जो आपको दक्कन का पठार मिलेगा वो सर्वाधिक उपजाऊ के रूप में मिलेगा। ताप्ती नदी इसकी सबसे पूर्वगामी नदी बहती है, जो पूर्व वाहिनी नदी है वो भी है। और अगर अपन बात करें तो यहाँ है वो इसकी नदियां है वो क्या है, सभी की सभी पूर्वगामी के साथ साथ जो इसकी उत्तरी सीमा बनाती है जो ताप्ती नदी, वो इसकी क्या है, एक मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है। अगर इसकी विस्तार की अपन बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी है, और महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश में भी है, और तेलंगाना भी थोड़ा बहुत इसका भाग आ जाता है। यानी कि जब अपन इसके अलग पठार को पढ़ेंगे, तेलंगाना का एक अथा विस्तार अपन देखेंगे तो तेलंगाना में भी है, और कर्नाटक के रूप में भी अपन इसको पढ़ेंगे, और गुजरात के प्रदेशों में ये साथ साथ में पाया भी जाता है। अपन इसको है वो 3 भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में विभक्त करेंगे, दक्कन के पठार को अपन 3 भागों में विभक्त करेंगे। दक्कन के पठार को अपन 3 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला जो पठार है वो दक्कन के पठार की अगर अपन बात करें तो महाराष्ट्र का पठार उसे अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, महाराष्ट्र का पठार। अगर अपन महाराष्ट्र के पठार को दूसरा नाम देना चाहे तो यही इसका नाम हो जाता है, दक्कन का पठार भी इसे आप कह सकते हो, दक्कन का पठार इसे कह सकते हो। या फिर दक्कन का जो लावा पठार है, मुख्य रूप से जो लावा पाया जाता है वो महाराष्ट्र के पठार में पाया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक जो है वो कपास की खेती की जाती है। अब देखिए ये जो मुख्य रूप से है
वो मुख्यतः अगर अपन बात करें तो लावा से निर्मित होने के कारण इसे लावा जो है वो एक लावा का भी अलग प्रकार से होता है, वो होता है लावा बेसाल्ट, ठीक है ना। लावा बेसाल्ट से बना हुआ, किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ ये जो प्रदेश है। और इसी प्रकार से इस लावा की जो गहराई की अगर अपन बात करें तो ये 2000 मीटर के आसपास की इसकी क्या पाई जाती है, गहराई पाई जाती है। और इसकी ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 2000 किलोमीटर और 300 से 900 इसकी क्या है, 300 से 900 मीटर इसकी क्या पाई जाती है ऊंचाई, औसत ऊंचाई है वो इसकी क्या है 300 से 900 मीटर की इसकी क्या पाई जाती है, ऊंचाई पाई जाती है। अगला अपन पठारागन अध्ययन करेंगे। इसका जो दूसरा भाग है वो है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार देखिएगा, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार की अगर अपन बात करते तो तेलंगाना का पठार है वो इसके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश में भी इसके भाग पाए जाएंगे। और तेलंगाना जो वर्तमान में नया राज्य बन चुका है उसमें इसका उत्तरी हिस्सा पठारी है और दक्षिणी हिस्सा है वो क्या है इसका मैदानों के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखना एक ऐसा एकमात्र पठार है जिसको अपन तेलंगाना के पठार को पढ़ते हैं जिसका उत्तरी हिस्सा तो क्या पाया जाता है, पठारी पाया जाता है। दूसरा हिस्सा पूर्वी हिस्सा वो क्या है, जो दक्षिणी हिस्सा है वो इसका क्या पाया जाता है, मैदानों के रूप में पाया जाता है। और अगर इसकी अपन विशेषता की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, तालाब पाए जाते हैं। तेलंगाना के पठार में क्या पाए जाते हैं, त से यहाँ पे ता और ये तालाब पाए जाते हैं। जो इसकी इसी कारण जो इसकी आकृति है, जो इसकी अनुकूल स्थलाकृतियां पाई जाती है। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक तालाब पाए जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर जो तालाब पाए जाते हैं वो पाए जाने का कारण है गोदावरी नदी इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि एक तरफा अपनी इसमें बहने वाली नदी भी हो गई कौन सी, गोदावरी नदी इस प्रदेश की बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी हो गई। और अगर अपन बात करें तो ये है वो इस प्रदेश को क्या करती है, दो भागों में, समान भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। यानी कि अलग अलग दो खंडों में विभाजन करती है। अगला इसका पढ़ेंगे मैसूर का पठार।